हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के मेरे क्लास में। ये क्लास सैटरडे के बाद आज वैसे आप लोगों के लिए पोस्ट किया गया है। कुछ नई चीज़ें आप लोगों को अनाउंस करनी है, जैसे कि नाउ यू कैन ऑल्सो स्टडी विथ मी ऑन अनअकैडमी प्लस। मैं वहाँ पे अनअकैडमी में किस तरीके से आप लोगों के वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो के बाद में आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूँगा। आज के वीडियो में भी मैं पोस्ट कर दूंगा, बट देर ऑल्सो यू कैन एंजॉय माई वे ऑफ लर्निंग। और आप लोगों को अनअकैडमी ज्वाइन करना हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा प्रोमो कोड, जिसको यूज करके आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द अपकमिंग कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी प्लस। तो उसी के कुछ चक्कर में आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट द वीडियो फॉर यू। जो भी मेरे स्टूडेंट्स रेगुलरली वेट करते रहते हैं, अब से हम लोगों ने थोड़ा शेड्यूल में चेंज किया है, बिकॉज आई विल बी अवेलेबल ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो एवरी इवनिंग 6 PM हमारी क्लास लाइव रहेगी। आई विल बी लाइव 6 PM पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में यहाँ पे सब्जेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्राइडे एंड सैटरडे। सो मंडे ट्यूसडे विल गो विथ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मंडे ट्यूसडे की क्लास, जैसे आज की क्लास है आप लोगों के लिए फ्लूइड के लिए, ट्यूसडे की भी क्लास उससे रिलेटेड रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे विल गो विथ थर्मो एंड फ्राइडे सैटरडे विल गो विथ HMT, हीट एंड मास। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दो टॉपिक्स एक्चुअली हमारे थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। FM थर्मो, थर्मो को छोड़ के हीट एंड मास एंड FM थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। थर्मो में अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्ट ही किया था। वी हैव ओनली 4 वीडियोस फॉर थर्मो, बट दैट्स नॉट एन इशू। अभी मई का मंथ स्टार्ट हुआ है, वी कैन इजीली कवर अप आवर कोर्स एंड देन रिवाइज फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप लोगों को खाली इतना काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आज की बात करें तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? टुडेस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एज आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सरफेस स्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस एंड बुयांसी से रिलेटेड है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बुयांट फोर्सेस। बुयांट फोर्सेस के ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आज के वीडियो में, और कल के वीडियो में विल गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द different types of examination, gate, engineering services, SSC, JEE और anything else। तो ये सब चीजें जब हम लोग कवर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे कि इस तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक करें, रेगुलरली वहां पे कमेंट करते रहे अपने डाउट्स को। मैंने देखा ज्यादातर स्टूडेंट डाउट्स को कमेंट नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन इजीली कमेंट योर डाउट्स। मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियो भी पोस्ट करूंगा। So, without wasting much time, let's go with today's topic. What is buoyancy and how are we going to discuss about buoyancy? बुयांसी एक्चुअली जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल है। जब भी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, इट इज इनकम्प्लीट टू टॉक अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स विदाउट बुयांसी। सो याद रखिए, कभी भी आप लोग कोई चीज को पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर डालेंगे, जैसे ये फुटबॉल का मैंने एग्जांपल लिया है, ये तैर रही है, इट इज फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। दिस इज योर सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऐसा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। इन्वर्टेड ट्रायंगल शोज द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये बात आप लोगों को समझनी है। सो व्हाट हैपेंस नाउ, ऑलवेज रिमेंबर, इस बॉडी को यहाँ पे नीचे जाना है, बट ये जो लिक्विड है इस बॉडी पे कोई ना कोई एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बुयांसी या फिर बुयांसी। Always remember that whenever a body is immersed in a liquid or any fluid you can say, तो वहां पे वो fluid क्या करता है? It exerts a force on this submerged body। इस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, और याद रखिए दिस अपवर्ड फोर्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस बुयांट फोर्स और अपवर्ड फोर्स एसएससी जेईई का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दिस बुयांट फोर्स और अपवर्ड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये मैंने क्या बोला, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जस्ट अ मिनट। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, आप लोग कितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर पा रहे हो। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप लोग एक बात को समझिए। यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फुटबॉल जो है, ये फुटबॉल आधी पानी के अंदर डूबी हुई है और आधी पानी के बाहर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने कितना फ्लूइड यहाँ पे डिस्प्लेस किया, इसकी जो आधी वॉल्यूम के बराबर है उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस किया इसने। That means the buoyant force acting on this ball
will be this much. इसने इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करी। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है आप लोगों को इतना याद रखना है that always remember the upward force or the buoyant force acting onto the body is always equals to the weight of fluid displaced. कितना पानी को धक्का मारा तो इसका शेप इतना ही अंदर था, ये फ्लोटिंग बॉडी है। अगर ये बॉल पूरी की पूरी डूबी हुई होती कुछ इस तरीके से तो वो इतना जो वॉल्यूम था वो इस लिक्विड को धक्का मारते तो हम लोग उसके प्रोपोर्शनल वेट को कैलकुलेट करते। So always remember that whenever a body is immersed in a fluid, there is a tendency of fluid to exert a force on the submerged body, and this upward force is equals to the weight of the fluid displaced by the body, which is known as the force of buoyancy or else buoyant force. ये आप लोगों को ध्यान रखना है, very very important MCQ from the examination point of view. आगे बढ़ते हैं। buoyant force में अगर हम लोग आर्किमिडीज की बात नहीं करें तो वो इनकम्प्लीट है। आर्किमिडीज was the one who gave the principle of buoyancy. आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दिया था। आर्किमिडीज की बात करें तो ये प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करता है तो ये इमेज से समझना बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि हम लोग एक कोई भी फ्लूइड में, मान लीजिए फ्लूइड है, मान लीजिए ये वाटर ही है, इसमें हम लोग ये कोई भी एक आप लोग बोल सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट है अंदर डाल रहे हैं जिसका मास हम लोगों को पता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये 3 kg मास है इसका। कितना मास है? 3 kg। जैसे ही हम लोगों ने इसको इस लिक्विड के अंदर डाला, इसने कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करी? इसका जितना शेप था उतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करी। तो ये जो वाटर है इस लेवल से कुछ बाहर आ जाएगा। तो ये जो वाटर बाहर आ रहा है, आर्किमिडीज ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ये पता चला दिस वाटर इज आल्सो 3 kg। That means the buoyant force, इसने कितना फोर्स लगाया? The buoyant force is equals to the weight of displaced water. ठीक है, वो तो समझ में आया। And that is also equal to the weight of the submerged part of the body. आपकी बॉडी कितनी डूबी हुई है, बात को समझिए। The buoyant force, मैं इसको अगर FB बोलता हूँ, is equals to the weight of displaced part of the body. And this is also equal to, you can say, your submerged part of the body. यहाँ पे कितनी आप लोगों की submerged body है, ये फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तो आप लोग इतना समझ लीजिए that FB is equals to the weight of fluid displaced। यहाँ पे हम लोग इतना समझ लेते हैं weight of fluid displaced। आगे जाके डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा, weight of fluid displaced। अब हम लोगों ने फिजिक्स में, फ्लूइड में, सब में पढ़ा हुआ है that weight is always equals to your rho into g। आप लोगों को इतना पता ही है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फॉर्मूला बन जाएगा this will be equal to mass into g। वेट हम लोगों को पता है, आप लोगों का क्या होता है कि w is equals to m into g। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। So I can write that the weight of the fluid displaced is equals to the mass of fluid into g। अब एक और फिजिक्स की प्रॉपर्टी that rho is equals to mass upon volume। So I can write that mass is equals to rho into volume। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा density of fluid। क्या बन जाएगा? याद रखिए, fluid डिस्प्लेस कर रहे हैं, density of fluid into, you can say, the gravity g and volume of water displaced। याद रखिए, volume of liquid displaced ये समझना जरूरी है, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम पे अभी हम लोग नहीं है। So the buoyant force is always equals to the density of fluid rho f into g into volume of fluid displaced। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर आप लोगों की बॉडी हम लोगों ने पानी में डाली, और ये हम लोगों ने बात करी अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पर थोड़ा डीप में जब मैं उतरा तो मैं आप लोगों को एक बात समझा सकता हूं। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, एक बॉडी होती है वो आप लोगों की होती है फ्लोटिंग बॉडी, और एक बॉडी होती है आप लोगों की सबमर्ज्ड बॉडी। सेंटर ऑफ बुओयंसी पे बाद में आते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। एक होती है आप लोगों की फ्लोटिंग बॉडी और एक होती है आप लोगों की सबमर्ज्ड बॉडी। तो हम लोग समझते हैं कि फ्लोटिंग बॉडी के लिए मतलब जो बॉडी तैर रही है पानी के ऊपर, फ्लोटिंग बॉडी के लिए आप लोगों का जो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स होता है, दिस शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। याद रखिए, अपवर्ड फोर्स जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तभी आप लोगों की बॉडी तैर सकेगी। आप लोगों ने पानी के अंदर फुटबॉल देखी थी, वो फुटबॉल क्यों तैर रही थी? क्योंकि जो फुटबॉल का जो वेट था दैट वाज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, वो इस वजह से तैर रही थी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं रो ऑफ फ्लूइड, अभी हम लोगों ने निकाला, इनटू जी इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो जाएगा। नाउ वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? रो ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो ऑफ द बॉडी या रो ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया हुआ है, इनटू जी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। याद रखिए, जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी दैट फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम
the rho of fluid into the volume displaced by the body should be equal to the rho of body into the volume of the body। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर से बहुत सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। So always remember, for a body to be floating, the density of the fluid into the volume of fluid displaced should always be equal to the density of the body into the volume of the body। इस वजह से आप लोगों के इस इक्वेशन के साथ आप लोगों के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो सकते हैं। एक बार इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी बुओयंट फोर्स की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है that the buoyant force is always equals to the weight of fluid displaced। तो वहां पे weight of fluid displaced के लिए हम लोगों ने निकाला फॉर्मूला m into g। m में हम लोगों ने पुट करा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड into g into वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब बात आ गई फ्लोटिंग कंडीशन की। फ्लोटिंग कंडीशन मतलब बॉडी को तैराना है। फॉर द फ्लोटिंग कंडीशन हम लोगों को एक बात प्रैक्टिकली पता है that the upward force acting onto the body should be equal to the weight of the body। upward force acting onto the body should be equal to the weight of the body, मतलब FB और W सेम हो जाना चाहिए। FB और W सेम होने के लिए हम लोगों को ये बात समझनी है that यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू डालो the rho of fluid into G into the volume of fluid displaced should be equal to the density of the body into G into the volume of body। G कट हो गया तो हमारे पास इक्वेशन बनता है rho of fluid into the volume displaced is equals to rho of body into the volume of the body। ये कंडीशन है आप लोगों के बॉडी की फ्लोटिंग कंडीशन, तभी आप लोगों की बॉडी फ्लोट करेगी, पूरी की पूरी डूबेगी नहीं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ बुओयंसी। Center of buoyancy is the point of the body where the force of buoyancy acts। जहां पे आप लोगों का buoyant force FB एक्ट कर रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं center of buoyancy। एक और डेफिनेशन है इसका, it is very important definition, it is the center of gravity of the fluid displaced, of the volume of the fluid displaced। याद रखिए, it is the center of gravity of the volume of fluid, just a minute, volume of fluid displaced। Write it properly again, it is the center of gravity, it is the center of gravity of volume of fluid displaced। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जितनी वॉल्यूम को मैं डिस्प्लेस कर पाऊंगा वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल टू होगा। मतलब डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट का भी जो शेप बनेगा उसका अगर आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो तो आप लोगों को मिल जाएगा सेंटर ऑफ बुओयंसी। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन तो अभी मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में पूरी समझा दी। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों को कोई भी इसके न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सो मूविंग अहेड, कभी भी हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की और इक्विलिब्रियम की तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोगों को ये बात तो समझनी है दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ बॉडी तो वहां पे उसके ऊपर दो चीजें एक्ट करती है। एक होता है उसका वेट ऑफ द बॉडी दैट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड एक होता है बुओयंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए वहां पे क्या होगा कि आप लोगों का जो वेट ऑफ द बॉडी है दैट विल बी इक्वल टू द बुओयंट फोर्स, जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को 3 टाइप की इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़नी होती है, द इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो दिख रहा है दैट इज द इमेज अबाउट द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या दिख रहा है आप लोगों को? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने अगर इस बॉडी को थोड़ा सा भी यहाँ पे आप लोगों ने धक्का दिया, थोड़ा सा भी धक्का दिया, मतलब ये पोजीशन थी, इसकी पोजीशन 1 हम लोग मान लेते हैं। यू हैव गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू दिस बॉडी, तो बॉडी मूव कर करके एक नई पोजीशन पे आके रुक जाएगा। That means you can say that a body, if it occupies a new position and remain at rest at that new position, then the body is said to be in neutral equilibrium। बॉडी नई पोजीशन पे आके रेस्ट में आ जाए, पुरानी पोजीशन को छोड़ दे पर वो रेस्ट में जरूर आती है, तो उस टाइप के हम लोग इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे आप लोग देखिए इस टाइप के शेप को, ये जो आप लोगों को शेप दिख रहा है इसको हम लोग पहले बोलते हैं दिस इज कॉल्ड योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों? बिकॉज व्हेनेवर दिस बॉडी इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको इसको थोड़ा सा भी धक्का दोगे
then it will continuously move ahead, ये कहीं पे भी रुकेगी नहीं. So you can define unstable equilibrium as a body is said to be in unstable equilibrium if it does not return back to its original position. अगर वो अपनी original position पे वापस नहीं आती है and tilts on one of its vertical axis. यहाँ पे मैं आप लोगों को जब इक्विलिब्रियम कंडीशन और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कोई भी एक एक्सिस के ऊपर कैसे टिल्ट होती है. यहाँ पे अभी समझना डिफिकल्ट है. आप लोगों को इतना याद रखना है that whenever a body is given a small angular displacement and the body does not returns back to its original position, तो उसको हम लोग बोलते हैं unstable equilibrium. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. The third one is ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे आप लोग बॉडी को कितना भी डिस्प्लेसमेंट दे दो, इट विल फ्लोट एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो यू कैन से दैट दिस टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. That is, a body is said to be in stable equilibrium if it return back to its original position. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. The three types of equilibrium, the neutral equilibrium, the unstable equilibrium and the stable equilibrium. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को ध्यान रखना है. मूविंग अहेड, यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की. थोड़ा डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं. डिटेल में क्यों बात करना जरूरी है, देखिए समझिए. यहाँ पे सबसे पहला जो आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम. हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है. यहाँ पे आप लोगों को जब भी हम लोग कोई भी चीज लिखेंगे तो वहां पे हम लोग ये कंसीडर करेंगे दैट द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू द बुओयंट फोर्स. ये तो हम लोगों ने शुरुआत में ही डिफाइन कर दिया है. तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कंडीशन माना हुआ है. हम लोग इसको अभी आप लोग कंडीशन को भूल जाओ कि कौन सी है, स्टेबल है या अनस्टेबल है. दैट बी इज अबोव जी. The center of buoyancy is above the center of gravity. यहाँ पे आप लोग फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं बॉडी कुछ इस तरीके से वहां पे सबमर्ज्ड पड़ी है, डूबी हुई है इस तरीके से. यहाँ पे आप लोगों को समझना है that the center of buoyancy is above the center of gravity. अब होगा क्या, आप लोगों ने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप लोगों ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पे whenever a small angular displacement is given, अब होता क्या है that buoyant force आप लोगों का अपवर्ड एक्ट करता है और जो आप लोगों का ग्रेविटी की वजह से वेट ऑफ द बॉडी है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है. और होते दोनों इक्वल है. दोनों इक्वल होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों का एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आप लोगों का आप लोग बोल सकते हो ओवरटर्निंग कपल पैदा होगा. सो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने इसको धक्का दिया इस डायरेक्शन में, ये ओवरटर्निंग कपल एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन. सो अल्टीमेटली द बॉडी विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जो जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में वापस वो मूवमेंट करके आ जाएगी. तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है, अगर बॉडी अपने इनिशियल कंडीशन में वापस आती है तो ये बन जाता है आप लोगों का स्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट इज इफ द बॉडी इज गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने कौन से डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखिए. देन व्हाट विल हैपन, उसके वेट और बुओयंट फोर्स की वजह से इट विल प्रोड्यूस अ कपल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वेट और बुओयंट फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट करने की कोशिश करेगा और इस वजह से द बॉडी will return back to its original position. So you can say that whenever the center of buoyancy is above the center of gravity, remember whenever the center of buoyancy is above the center of gravity, then that type of condition is known as the stable equilibrium. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. That condition is clearly defined as stable equilibrium. Okay, very good. चलिए बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की. नाउ यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों का जो G है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबोव द सेंटर ऑफ बुओयंसी. याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी G इज अबोव द सेंटर ऑफ बुओयंसी B. आप लोगों ने बॉडी को इनिशियल कंडीशन की तरह यहाँ पे भी एक क्लॉकवाइज कपल दिया, मतलब आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिया, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धक्का दिया है बॉडी को. धक्का देने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द वेट ऑफ द बॉडी through the center of gravity acts in downward direction and the buoyant force through the center of buoyancy acts in upward direction. और इसकी वजह से ये जो कपल प्रोड्यूस होगा इन दोनों फोर्स की वजह से, ये इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, ये क्लॉकवाइज कपल पैदा करेगा. ध्यान से देखिए, दिस विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज कपल. होगा कि नहीं होगा, और क्लॉकवाइज कपल जनरेट करने की वजह से हम लोगों ने इसको डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज दिया था. द बॉडी विल कंटिन्यूअसली ओवरटर्न, वो घूमती जाएगी, पलट जाएगी. आप लोग शिप को समझेगा, शिप में ऐसा कभी होगा तो कंप्लीट शिप विल ओवरटर्न. ये आप लोगों को समझना है, ध्यान से समझिए. वी हैव गिवन द क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी.
अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू आप लोगों का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बुoyant फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, इस वजह से इट विल जनरेट अ क्लॉकवाइज ओवरटर्निंग कपल। यहाँ पे कौन सा कपल जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेगा, और इस वजह से आप लोगों की जो बॉडी होगी वो ओवरटर्न कर जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, whenever a body is given small angular displacement in clockwise direction, then the weight of the body and the buoyant force produces a couple acting in the same direction of displacement, that is the clockwise direction, so that the body does not return back to its original position and the body is said to be in unstable equilibrium। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, the body will never return back to its original position and it will overturn। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, that is the neutral equilibrium। neutral equilibrium कब होता है? when your center of buoyancy B coincides with the center of gravity। अभी यहाँ पे क्या होगा? now this is the condition, आप लोगों का center of buoyancy और center of gravity जो है वो coincide हो रहा है। आप लोगों ने इनिशियल केसेस की तरह इसको छोटा सा क्लॉकवाइज मूवमेंट में धक्का दिया। क्लॉकवाइज मूवमेंट में धक्का दिया तो क्या हुआ कि आप लोगों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुoyancy डिस्प्लेस हो गए उसकी लाइन ऑफ एक्शन से, खिसक गए, पर वो एक ही जगह पे एक्ट कर रहे, कोइंसाइड कर रहे, इस वजह से वहां पे क्या हुआ कि दोनों की जो फोर्स की जो पोजीशन थी वो बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई मतलब ये इसकी न्यू स्टेबल पोजीशन बन गई। क्या बन गई? ये न्यू स्टेबल पोजीशन। इसी तरह मैं एंटी क्लॉकवाइज में धक्का दूं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके इस पोजीशन पे आ जाएंगे, और जी और एफ बी जो आप लोगों का है बुoyant फोर्स, वो आप लोगों का कोइंसाइड कर रहा होगा, इस वजह से वो बॉडी उसी पोजीशन पे आके खुद को स्टेबल कर लेगी। मतलब नए पोजीशन पे आके वो स्टेबल कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दैट मींस यू कैन से दैट इफ द बॉडी इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन, देयर इज नो कपल प्रोड्यूस। कपल कब प्रोड्यूस होता है? जब आप लोगों के बुoyant फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पर यहाँ पे तो वो कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल नॉट ओवरटर्न। वहां पे वो जिस पोजीशन पे आएगी वहीं पे स्टेबल हो जाएगी, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने बेसिकली तीन बातें पढ़ी। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाना चाहूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को खाली इतना याद रखना है दैट buoyant force is above the center of gravity and due to the overturning and turning couple the body will return back to its original position। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबोव द सेंटर ऑफ बुoyancy। यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का जो कपल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। कौन सा? आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कपल, और आप लोगों ने जो ओवरटर्निंग कपल पैदा होगा, और इस वजह से बॉडी कंटिन्यूअसली घूमती जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी। दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, the buoyant force and center of gravity coincide with each other, coincide कर रहे हैं, इस वजह से ये आप लोगों का केस बन जाता है द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बॉडी जिस पोजीशन पे रुकेगी वो उसकी स्टेबिलिटी बन जाएगी, वो बन जाएगा उसका स्टेबल पोजीशन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। We have studied the three cases of the submerged body: stable equilibrium, G is below B; unstable equilibrium, G is above B; and neutral equilibrium, G and B coincide। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ योर फ्लोटिंग बॉडीज। जब भी फ्लोटिंग बॉडीज की बात आती है ना, हमेशा याद रखिए हम लोगों को जब मेटा सेंटर की बात करेंगे तब वहां पे कुछ रीजन ये होगा कि जी जो होगा आप लोगों का हमेशा अबोव बी होगा, तभी हम लोग मेटा सेंटर एम का यूज करेंगे हमारे बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, जब मेटा सेंटर की बात आती है तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए दैट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग अबोव द सेंटर ऑफ बुoyancy एंड यू रिक्वायर मेटा सेंटर टू ब्रिंग योर बॉडी टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये मेटा सेंटर है क्या? ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर अ फ्लोटिंग बॉडी, जब भी एक तैरती हुई बॉडी को आप लोग एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो, ऐसे छोटा मैंने इसको यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये एक पोजीशन के रेफरेंस में ऑसिलेट होने लगेगी कंटिन्यूअसली। इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग थ्रू द रेफरेंस पॉइंट, और ये जो जिस पॉइंट के रेफरेंस में ऑसिलेट होती रहते हैं उसको कहा जाता है मेटा सेंटर। ये ऑसिलेट करेगी। याद रखिए, whenever a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it starts oscillating about a point, and this point at which the body starts oscillating is known as your meta center। याद रखिए, मेटा सेंटर इज द इंटरसेक्शन थ्रू द ओरिजिनल सेंटर ऑफ बुoyancy एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए ये यहाँ पे इसी लाइन पे आता है। इसके बारे में चलिए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक चीज आती है मेटासेंट्रिक हाइट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेटासेंट्रिक हाइट जो हम लोग कभी भी बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G
ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर, इसको कहा जाता है जीएम। इसका फॉर्मूला भी है। तो जीएम जब भी हम लोगों को निकालना होता है, तो जैसे हम लोगों ने सबमर्ज्ड बॉडी की 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी, इसी तरह हम लोगों को फ्लोटिंग बॉडी की भी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अबाउट द स्टेबिलिटी कंडीशंस ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबिलिटी कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में आप लोगों को एक यहाँ पे अलग अलग ड्राइंग से ही समझा देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं ही आप लोगों की अलग अलग ड्राइंग ले लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग बॉडी का। यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिया है, और ये है आप लोगों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स अब यहाँ पे होगा क्या, समझ लीजिए ये आप लोगों का है सेंटर ऑफ बोयंसी, ये आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये है आप लोगों का मेटा सेंटर। चलिए थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट बना ले, यही ड्राइंग के हिसाब से देखते। चलिए मैं इसी ड्राइंग में ये वाला केस तो समझा सकता हूँ। ये आप लोगों का सेंटर ऑफ बोयंसी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये मेटा सेंटर है। अब जैसे ही आप लोगों ने इसको एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को पानी में डाल दिया जाए और अगर आप लोग अलग अलग पोजीशन पे तैर रहे हो, तो आप लोगों के शेप की वजह से आप लोगों का सेंटर ऑफ बुओयंसी बदल सकता है, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं बदल सकता। खुद इमेजिन करिए आप लोगों के बॉडी का कितना पार्ट समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, इस वजह से वहां पे क्या चेंज हो सकता है कि आप लोगों का सेंटर ऑफ बुओयंसी की पोजीशन चेंज हो सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही का वही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्ट का वेट तो वही का वही है, तो इस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन तो वही रह रही है, पर सेंटर ऑफ बुओयंसी एक नई पोजीशन पे आ गया, जिसको मैं बोल सकता हूं बी डैश या B1। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूं B1। जो पिछली पोजीशन थी, मान लो वो ये थी, दिस वाज B। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ बुओयंसी यहाँ पे चेंज हो गया, इतना डिस्टेंस अलग चला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, M इज अबो G। अब इस वजह से क्या होगा, जब आप लोगों ने बॉडी को थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, तो आप लोगों का जो बुओयंट फोर्स है वो B से B1 की तरफ शिफ्ट कर गया, और इस वजह से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि G इज अबो B। अब यहाँ पे G किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और B कहां पे एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से ये लोग जनरेट करेंगे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल। आप लोगों ने कौन सा कपल दिया, क्लॉकवाइज। हम लोगों को मिल क्या रहा है रिटर्न में, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात है। Remember that whenever the floating body is given a small angular displacement, थोड़ा सा आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ बुओयंसी आप लोगों का जो पिछले पोजीशन B पे था उससे शिफ्ट होके आ गया B1 पे। B1 पे आने की वजह से अब सीधी सी बात है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो आप लोगों का सेंटर ऑफ बुओयंसी है उससे अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, इस वजह से वो जनरेट करेगा एन एंटी क्लॉकवाइज कपल। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कपल वहां पे उसको बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगे, मतलब बैलेंस कर देंगे। सो यू कैन से दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों को एक बात समझनी है, दैट M इज अबोव G। क्या हो जाएगा आप लोगों का, M इज अबोव G, ठीक है। बात कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इससे मान लेते हैं M और G की पोजीशन बदल दी है। ये आप लोगों का G होगा और ये होगा आप लोगों का M। ये भी यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो G, और इसी लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पे आप लोगों का बन जाएगा M। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होना जरूरी है, तो ये बन जाएगा N। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन सेंटर ऑफ बुओयंसी की B थी, अब ये हो गई है B1, ठीक है। हम लोगों को पता है अनस्टेबल कंडीशन के लिए G इज अबो योर मेटा सेंटर। अब होगा क्या, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। बॉडी इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोगों ने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यहाँ पे G कहां पे एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। बुओयंट सॉरी G कहां पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बुओयंट फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं इसको रबी कर लेता हूं, ओके। यहाँ पे थोड़ा ये जो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो गया आप लोगों का M के हटा दिया यहाँ पे, ये हो गया। तो आप लोगों का जो G होगा वहां से फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ बुओयंसी से एक्ट करेगा अपवर्ड, मतलब ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे कपल जनरेट हो रहा है। तो किस टाइप का कपल जनरेट होगा, ये भी क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगा।
मतलब आप लोगों ने दिया क्लॉकवाइज कपल, ये बॉडी भी जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज कपल, सो योर बॉडी विल कंटिन्यूअसली टर्न एंड इट विल नेवर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये टाइप का जो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। That is, if the body is given a small angular displacement in clockwise direction whenever g is above your meta center and fb and w produces a couple, fb और w जो couple produce करेंगे, that will also act in the clockwise direction and the result will be the overturning of the body। आप लोगों की बॉडी जो है वो पूरी की पूरी ओवरटर्न हो जाएगी। तो आप लोगों को समझना है, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं। एंड द थर्ड कंडीशन इज, यहां पे आप लोगों को समझना है, व्हेन योर G and M coincides। इसके लिए मैं एक अलग सा फिगर बना देता हूं। जब आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुयांसी कोइंसाइड करते हैं, पहले कुछ ऐसा कंडीशन था, G और M कोइंसाइड कर रहे थे और ये था सेंटर ऑफ बॉडी, आप लोग बुयांसी सॉरी, और इसको छोटा सा आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, इस कंडीशन में आ गया, मतलब ये आप लोगों की एक्सिस थी। तो G और M तो वही के वही पॉइंट पे रहेंगे, ये दिस वाज G एंड M, और आप लोगों का बुयांसी इधर आ गया। अब देखिए ग्रेविटी से फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, बुयांसी से फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड। नाउ G and your buoyant force are in the same line of action। That means always remember when G, M and B तीनों के तीनों कंडीशन, आप लोगों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बुयांसी और मेटा सेंटर तीनों एक ही लाइन में हो, तो वहां पे क्या करेगा, कोई कपल ही प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि कपल होने के लिए वहां पे आप लोगों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ वहां पे आप लोगों का आर्म ऑफ कपल जनरेट होना जरूरी है। तो वो तो हो नहीं रहा है, इस वजह से जो नई पोजीशन आएगी वही उसकी बन जाएगी स्टेबल कंडीशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। That is when M and G coincides for the floating body is given a small angular displacement, there is no couple produced between W and FB and that's why the body is said to be in neutral equilibrium। उस तरीके की बॉडी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो इसी तरह हम लोगों ने फ्लोटिंग बॉडी के लिए भी 3 केस पढ़े, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूं जिस वजह से आप लोगों को याद रहे। पहला हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों का स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में हम लोगों ने क्या बोला है, दैट मेटा सेंटर M इज अबोव G, ठीक है। अनस्टेबल में क्या हो रहा है, इससे केस अलग हो जा रहा है। अनस्टेबल में G इज अबोव M and the third case is neutral equilibrium। न्यूट्रल में क्या होगा, G और M जो है वो कोइंसाइड करेंगे, G and M will coincide। तो ये हम लोगों ने तीनों की तीनों कंडीशन पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर नॉट एंडिंग अप वीडियो हियर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्लस विल टॉक अबाउट द मेटासेंट्रिक हाइट इन डिटेल। हम लोगों को ये मेटासेंट्रिक हाइट भी डिटेल में, इसका फॉर्मूला आप लोगों को अभी मैं खाली इतना बता सकता हूं, दैट GM इज ऑलवेज इक्वल्स टू I बाय वॉल्यूम माइनस योर डिस्टेंस बिटवीन B एंड G। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, डिराइव करने की कोशिश कर लेंगे इसको एक बार अच्छे से आप लोगों को तो समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को इस शिप के फिगर से समझा देना चाहूंगा कि किस तरीके से तीनों के तीनों आप लोगों के इक्विलिब्रियम एक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों का मेटा सेंटर जो है वो कहीं यहाँ पे होगा या ये कोइंसाइड कर रहा होगा, तो होगा क्या, यहाँ पे G की वजह से आप लोगों का जो वेट ऑफ बॉडी है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और बुओयंट फोर्स की वजह से वो अपवर्ड एक्ट करता है, तो शिप इसी पोजीशन पे रहेगा। जब आप लोगों के मेटा सेंटर, बुओयंट फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों एक ही लाइन ऑफ एक्सिस में एक्ट कर रहे होंगे, तब आप लोगों का बॉडी पे कोई भी टाइप का मूवमेंट या कपल पैदा ही नहीं होगा एंड इट विल मूव स्ट्रेट विथ इट्स सेम पोजीशन, वो उसी पोजीशन के साथ मूव करता रहेगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, इसको याद रखिए, दिस इज द इमेज ऑफ योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। किसकी इमेज है, स्टेबल की नहीं है, न्यूट्रल की है। सेकेंड केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का शिप के लिए, व्हेन M इज अबोव G। तो यहाँ पे M जब अबोव है G की वजह से और ये थोड़ा बहुत इसमें क्लॉकवाइज कपल जनरेट होता है वेव्स की वजह से, तो ये क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वेट को डाउनवर्ड एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ बुओयंसी अपवर्ड ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, इस वजह से रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा और शिप तुरंत ही अपनी इस पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसको हम लोग, अब ऑब्वियसली मैकेनिकल में हो तो आप लोग गायरोस्कोपिक कपल और ये सब चीजों में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ये उसी टाइप का इफेक्ट है जो पिचिंग और हम लोग वहां पे रोलिंग इफेक्ट्स को पढ़ते हैं डिटेल में, ये उसी से रिलेटेड है। पर यहाँ पे हम लोग अभी वहां पे हम लोग किस तरीके से खुद रिस्टोरिंग कपल जनरेट करें ये हम लोगों को बात नहीं करनी है। जब हम लोग वहां पे थ्योरी ऑफ मशीन में बात करते हैं तो हमारा काम होता है रिस्टोरिंग कपल को खुद जनरेट करना, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। सो यू शुड रिमेंबर
दैट ये कंडीशन में व्हेन m इज अबव g, बॉडी वहां पे खुद की पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बॉडी को अगर क्लॉकवाइज धक्का मिल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, और अगर बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज धक्का लग रहा है तो क्लॉकवाइज वहां पे रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, एंड दैट टाइम द बॉडी विल ऑलवेज रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात करें अगले टाइप की, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है द थर्ड वन, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे G इज अबो M, G अगर M के अबो होता है तो वहां पे क्या होता है कि G की वजह से वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, बुओयंट फोर्स की वजह से वेट अपवर्ड एक्ट करता है, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी को दिया है क्लॉकवाइज मूवमेंट, और यहाँ पे भी जनरेट हो रही है क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस वजह से आप लोगों की बॉडी हो जाएगी ओवरटर्न। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों केस, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो यू शुड प्रिपेयर दिस थिंग्स वेरी वेल, ये आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी। अगले वीडियो के आप लोगों को तैयार रहना है, जहां पे आई विल टेक द कंसेप्ट ऑफ द questions that are asked in engineering services, GATE, SSC, JEE, and plus will go for the detail in the metacentric height, क्योंकि metacentric height के problems जरूर आते हैं। So till then, what you have to do is to subscribe to my channel, bell icon को press कर दीजिए और वीडियो को like जरूर करें। So thanks for watching my video. जय हिंद and जय भारत।